हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हो मेरे लड्डू और पेड़ो? आशा करता हूँ बड़े शानदार बड़े मजे में होगे, लाजवाब ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे होगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे मैसेजेस एंड रिक्वेस्ट के बाद मुझे लगा एपिडेमियोलॉजी का एक क्विक रिवीजन मार देना चाहिए फटाफट से। तो आपका ये खूबसूरत सा अध्याय एपिडेमियोलॉजी का, जिसके अंदर हम लोग करने जा रहे हैं एपिडेमियोलॉजी की एक रिवीजन रिकैप, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे 25 से 30 मिनट में पूरी एपिडेमियोलॉजी को समेटने की। जो भी काम कर रहे हो कृपया करके छोड़ दीजिए एंड प्लीज़ एकदम स्टेबिलिटी के साथ, कंसंट्रेशन, अटेंशन के साथ इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि मास्टर पढ़ा क्या रहा है आज। क्योंकि मास्टर जो सिखा के जाएगा 30 मिनट के अंदर, मेरी पूरी कोशिश है 90 टू 95% सारे एमसीक्यूज यहीं से टकर जाएंगे एपिडेमियोलॉजी के आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर। शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से टॉपिक की, दैट इज एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी की शुरुआत और डेफिनेशन या परिभाषा की शुरुआत करूं तो ये तीन कंपोनेंट से इसकी पूरी डेफिनेशन बन जाती है। व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी? एपिडेमियोलॉजी इज सिंपली फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज। फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट, तीन चीजें अगर बीमारी के तीन चीजों का पता लग जाए हमें, बीमारी की फ्रीक्वेंसी का, बीमारी के डिस्ट्रीब्यूशन का, बीमारी के डिटर्मिनेशन का, तो हमें एपिडेमियोलॉजी पता लग जाती है। बच्चों अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर, है ना। और नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास दो तरीके हैं एपिडेमियोलॉजी में। वन इज द इंसिडेंस एंड सेकंड इज द प्रेवलेंस, जिसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में। डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी बीमारी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, डिटरमाइन कैसे किया जा सकता है किसी बीमारी का डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल सी बात है, तीन चीजों से, पर्सन से, प्लेस से और टाइम से। पर्सन, प्लेस और टाइम, इन तीन चीजों से हम किसी भी डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन पता लगा सकते हैं। फाइनली आता है डिटर्मिनेंट। किसी भी बीमारी का डिटर्मिनेंट का मतलब क्या? व्हाई एंड हाउ, है ना। कैसे हो रही है बीमारी, क्यों हो रही है बीमारी, व्हाई एंड हाउ। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिटर्मिनेंट ऑफ डिजीज। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ डिजीज बेसिकली हमें क्या प्रोवाइड करता है? हमें इटियोलॉजी प्रोवाइड करता है किसी बीमारी की। डिटर्मिनेंट ऑफ डिजीज से हम इटियोलॉजी जानते हैं। कुल मिला के तीन कंपोनेंट हमें समझ में आए, तीन कंपोनेंट बेसिक कंपोनेंट है एपिडेमियोलॉजी के। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कि हम इसको नापे कैसे, टूल्स कौन कौन से हमारे पास एपिडेमियोलॉजी के अंदर। तो टूल्स ऑफ मेजरमेंट एपिडेमियोलॉजी के अंदर हमारे पास तीन टूल्स होते हैं, रेट, रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेट, रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेट क्या होता है? रेट का मतलब जहां पे टाइम का जिक्र हो थोड़ा, जैसे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चल रही है, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चल रही है, दैट इज रेट। रेट जब भी आप किसी चीज का निकालते हो तो हमेशा जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर का ही पार्ट होता है। न्यूमरेटर हमेशा जो ऊपर लिखा जाता है, डिनोमिनेटर जो नीचे लिखा जाता है, ये होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जैसे ये 10 लिखा है मैंने, ये 10 जो है 100 का हिस्सा है ना। मान लो 100 लोग हैं किसी क्लास के अंदर, तो 100 में से 10 लोगों को कोई बीमारी है, तो ये 100 में से 10 लोग लिखे हैं मैंने ऊपर, तो न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, ये मतलब है इसका। तो जब भी आप रेट कैलकुलेट करते हो तो रेट में न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर का हिस्सा होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप रेट कैलकुलेट करोगे किसी भी बीमारी का, तो जो मल्टीप्लायर फैक्टर होता है कि आप मल्टीप्लाई करते हो, जैसे आप रेट निकालते हो ना, जैसे आपने 10 बाय 100 निकाला, मल्टीप्लाई बाय 100 या 1000 जो भी किया आपने, तो जो ये मल्टीप्लायर फैक्टर है ना, ये डिपेंड करता है आपकी पॉपुलेशन के ऊपर, है ना। आप कितनी पॉपुलेशन पे स्टडी कर रहे हो, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जो भी आप मल्टीप्लायर लेना चाहते हो वो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से ले सकते हो। यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 100 ही रखना है, आप 1000 भी रख सकते हो, 10,000 भी रख सकते हो। सेकंड आता है रेशो। अगर मैं रेशो की बात करूं तो रेशो में भी सेम कंसेप्ट है बच्चों। अगर मैं रेशो की बात करूं तो रेशो के अंदर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट होता है, ऐसा बोल देना पाप है। रेशो के अंदर न्यूमरेटर इज नॉट ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, नॉट ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। क्यों भैया? बड़ा आसान है। आपने एक क्लास है, 100 बच्चे, आपने बोला लड़के कितनी है, लड़कियां कितनी है, तो उसमें बोला 40 लड़के हैं जी, 60 लड़कियां हैं, तो रेशो आ गया 4/6 एंड 2/3। तो लड़के लड़कियों का रेशो आ गया 2:3, 2 बॉयज का रेशो एंड 3 गर्ल्स का रेशो है। अब आप खुद देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर का पार्ट, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं है, दोनों अलग अलग एंटाइटी है, दोनों अलग अलग है, लड़के अलग है, लड़कियां अलग है, नंबर्स अलग है क्लासेस के अंदर दोनों के, है ना। अगर ऐसा पूछता टोटल नंबर में से कितने लड़के हैं, तो मान लो क्लास में 100 है, 100 में से 60 लड़के हैं, तब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट होता, है ना। बट हम रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं तो रेशो में हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं। न्यूमरेटर कभी भी डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं होता, सारे बच्चे याद रखना। जैसे हम सेक्स रेशो कैलकुलेट करते हैं, है ना, एग्जांपल है सेक्स रेशो, सेक्स रेशो कैलकुलेट करते हैं। फिर आता है तीसरे नंबर पे प्रपोर्शन। प्रपोर्शन के अंदर फिर से सेम कंसेप्ट याद रखना, न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर,
पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। क्यों? क्योंकि आपको याद, आप परसेंटेज निकाला करते थे अपनी, है ना, 12th में क्या परसेंटेज है, 10th में क्या परसेंटेज है जी। मास्टर मेरे 400 नंबर आए, कितने में से, 500 में से जी, मल्टीप्लाई बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई, क्या हो गया, 500 इंटू 5, 400 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 8 जा 40, 80% आंसर आ गया। मास्टर मेरे 80% आए। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का ही पार्ट होता है, और यहाँ पे जो मल्टीप्लायर होगा वो हमेशा इज ऑलवेज 100, मल्टीप्लायर इज ऑलवेज 100, याद रखना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। 2-3 बातें बताई मैंने आप लोगों को। अब हम आगे बढ़ते हैं। एपिडेमियोलॉजी में हमें टूल्स पता लग गए, है ना, और टूल्स पता लगने के बाद हम लोगों को पता लग गया कंपोनेंट, ठीक है। अब हम कुछ छोटी छोटी बातें करते हैं, है ना, कुछ छोटी छोटी बातें करते हैं। हम 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स की या क्लासिफिकेशन ऑफ स्टडी डिजाइन की बात करते हैं, है ना। हम क्लासिफिकेशन ऑफ स्टडी डिजाइन की बात करते हैं, किस तरीके से हमने क्लासिफाई किया स्टडी डिजाइन को। ध्यान से देखना, लिखें क्लासिफिकेशन ऑफ स्टडी डिजाइन। मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूं। किसी भी स्टडी डिजाइन को क्लासिफाई करने से पहले हम थोड़े से स्टेप जान लेते हैं उस चीज के बारे में कि उस स्टडी के स्टेप कैसे रहने वाले हैं, है ना। उस स्टडी के स्टेप कैसे रहने वाले, देखो कोई भी स्टडी करने के लिए 2 बातें इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, कोई भी स्टडी करने के लिए 3 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है ना। स्टेप्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला स्टेप जो होता है, कोई भी आप रिसर्च करते हो, कोई भी आप स्टडी करते हो, सारे बच्चे ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले आप हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हो। पहला स्टेप है फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस क्या मतलब है इसका? मेरा अनुमान है, मुझे ऐसा लगता है। तुझे कद्दू लगता है, हमें क्या, तुझे कैसा लगता है ना। अबे कोई रिसर्च करोगे तो आप कोई भूमिका बनाओगे ना। अरे जी मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा हो सकता है, मुझे वैसा लग रहा है जी, वैसा हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे वैसा, मुझे ऐसा, मुझे तैसा, मुझे कुछ लग रहा है ना। तब उस चीज को फॉर्मुलेट किया जाएगा। हाइपोथेसिस जो मुझे लग रहा है, जो संभावनाएं मुझे लग रही है किसी चीज के होने की, उसको फॉर्मुलेट तो करना पड़ेगा ना यार। वही सेम स्टेप है फॉर्मुलेट ऑफ हाइपोथेसिस। ये सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप होता है। जैसे एग्जांपल था कोविड स्टार्टिंग में निमोनिया लग रहा था कि ये निमोनिया है अननोन ओरिजिन का, है ना, अननोन ओरिजिन का निमोनिया है। तो सबसे पहला है फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस, है ना, ये पहला स्टेप होता है, ये पहला स्टेप होता है। हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने के बाद जो सेकंड स्टेप आता है किसी भी रिसर्च के अंदर, है ना, दैट इज टेस्ट द हाइपोथेसिस, है ना, टेस्ट ए हाइपोथेसिस, टेस्ट ए हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, ये सेकंड स्टेप आता है हमेशा। पहला फॉर्मुलेट किया हाइपोथेसिस को, दूसरा है टेस्ट करना, है ना, दूसरा है टेस्ट करना। देखो जैसे हमने एक हाइपोथेसिस बनाया कि जो कोविड है वो निमोनिया की ही वैरायटी है, वो अननोन निमोनिया है। हमने ये हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया, फिर हमने उसको टेस्ट किया। टेस्ट कैसे करेंगे? कंपेयर करेंगे, जिनको कोविड है जिनको नहीं है उन लोगों को कंपेयर करके देखेंगे। तो ये हमने टेस्ट किया। तीसरा आता है कंफर्म द हाइपोथेसिस, है ना, कंफर्म द हाइपोथेसिस तीसरा है। जब हमने जांचें करी, टेस्ट करी, तो हमें कंफर्म हुआ कि ये निमोनिया नहीं है तो कोविड है ना। तीसरा होता है स्टेप कंफर्म द हाइपोथेसिस, कंफर्म द हाइपोथेसिस। तो ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं कोई भी आप एपिडेमियोलॉजी, कोई भी रिसर्च। एपिडेमियोलॉजी बेसिकली एक टाइप काइंड ऑफ रिसर्च है ना। उसके अंदर आपको बस आइडियाज मिलते हैं, आपको एक डिजाइन मिलते हैं, स्टडी के डिजाइन मिलते हैं कि आप कौन से डिजाइन को फॉलो करके अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर रहे हो। तो एपिडेमियोलॉजी वो डिजाइन के बारे में आपको अच्छे से बताता है, देन उस डिजाइन को आप यूज करके अपनी रिसर्च को फॉरवर्ड करते हो, लेके जाते हो आगे। 3 इंपॉर्टेंट बात बताई आप लोगों को मैंने, है ना। सबसे पहला मैंने हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना बताया, देन टेस्ट करेंगे हाइपोथेसिस को, टेस्ट करने के बाद हम लोग कंफर्म करेंगे हाइपोथेसिस को। अब तीनों में क्वेश्चन क्या आता है कि जब भी आप हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हो तो जो एपिडेमियोलॉजी में जो डिजाइन यूज करते हो आप रिसर्च का, दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्टडी। आप डिस्क्रिप्टिव स्टडी यूज करोगे। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, कौन सी स्टडी यूज करोगे? डिस्क्रिप्टिव स्टडी। प्लीज स्टार मार्क करना, जब भी आप हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करोगे तो आप कौन सी स्टडी यूज करोगे? डिस्क्रिप्टिव स्टडी यूज करोगे मेरे बच्चों, याद रखना।
कौन सी स्टडी? डिस्क्रिप्टिव स्टडी यूज करोगे। जब भी आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो तो आप एनालिसिस करते हो तो आप एनालिटिकल स्टडी को यूज करोगे। देखो दो काम एक साथ हो रहे हैं, यहाँ के आंसर भी मिल रहे हैं और आपको स्टडी डिजाइन के बारे में पता लग रहा है कि एपिडेमियोलॉजी में कितने टाइप्स की स्टडी होती है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी, एपिडेमियोलॉजी, एनालिटिकल स्टडी, एंड फाइनली कंफर्म करने के लिए हाइपोथेसिस को, दैट इज नो डाउट एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी, क्या मेरी बात समझ में आई है ना? तो यहाँ पे हमें दो बातें समझ में आई, एक तो हमें स्टेप्स पता लगे, स्टेप्स के साथ कौन सी स्टडीज करनी है हमें ये पता लगे, और ये तुम्हारे 5 स्टार क्वेश्चन है एग्जाम्स के, जो कई बार तुम्हारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं कि फॉर्मुलेट करना है हाइपोथेसिस को, कौन सी स्टडी यूज करूं, आंसर जाएगा डिस्क्रिप्टिव स्टडी। जी टेस्ट करना है हाइपोथेसिस को, कौन सी स्टडी यूज करूं, आंसर जाएगा एनालिटिकल स्टडी। जी हाइपोथेसिस को कंफर्म करना है, क्या करूं, एक्सपेरिमेंट करके देख बे, इंटरवेंशन करके देख। यहां तक कोई शंका, कोई लघु शंका? तो आओ भैया स्टडी डिजाइन पढ़ना शुरू करते हैं। स्टडी डिजाइन को मैं बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। स्टडी डिजाइन देखते हैं, अगली हेडिंग डालें कौन कौन से स्टडी डिजाइन है हमारे पास। तो मैं स्टडी डिजाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं मेरे पास बच्चों, ध्यान से देखना। वन इज द ऑब्जर्वेशनल स्टडी, ऑब्जर्वेशनल स्टडी, and second is the no doubt interventional study, second is the interventional study है ना। एक के अंदर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, इंटरवेंशन करेंगे, एक में हम ऑब्जर्व करेंगे। तो जिस स्टडी के अंदर बच्चों हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, उसके अंदर 2 स्टडीज आती है। वन इज द डिस्क्रिप्टिव स्टडी, पहली तो आती है डिस्क्रिप्टिव स्टडी, डिस्क्रिप्टिव स्टडी इज ए काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी। और जो सेकंड आती है दैट इज एनालिटिकल स्टडी। एनालिटिकल स्टडी इज आल्सो ए काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे देखने लायक है दैट इज इंटरवेंशनल स्टडी। सारे बच्चे ध्यान से देखना, इंटरवेंशनल स्टडी के अंदर कौन कौन सी स्टडीज आती है। इंटरवेंशनल स्टडीज के अंदर आपकी आरसीटीज आती है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई भी थी क्लास के अंदर, आपको याद होगा। देन फील्ड ट्रायल्स आती है, फील्ड ट्रायल्स आती है ना, आरसीटी आती है, फील्ड ट्रायल्स आती है, एंड लास्ट के अंदर एक और चीज जिसको हम लोग कम्युनिटी ट्रायल्स भी बोलते हैं। तो तीसरे नंबर पे कम्युनिटी ट्रायल्स भी आती है, ठीक है। तो 3 टाइप की यहाँ पे स्टडीज जो है हम लोगों को किस में देखने को मिलती है, 3 टाइप की स्टडीज हम लोगों को इंटरवेंशन या एक्सपेरिमेंटल स्टडी में देखने को मिलती है। आ जाओ एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव स्टडी उठा लेते हैं, फटाफट एक एक करके स्टडीज को पूरा करते हैं। सबसे पहले हम जो आज पढ़ेंगे दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्टडी। कितने क्वेश्चन बन सकते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडीज के ऊपर? आओ बच्चों तुम्हें सिखाऊं कहानी मस्त। डिस्क्रिप्टिव स्टडी पे कितने सवाल पूछे जा सकते हैं बच्चों। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइब सिंपल है, डिस्क्राइब करना, किसी भी बीमारी को डिस्क्राइब करना। डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिस्क्राइबिंग द डिजीज, क्या करना है आपको? डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइबिंग द डिजीज, डिस्क्राइब कर दो। फिर एक बच्चे ने कहा मुझसे सर किन किन टर्म्स में डिस्क्राइब करूं? अबे 3 टर्म्स में डिस्क्राइब कर, पर्सन, प्लेस और टाइम। पूछ उससे कब कहां किधर मिलोगे, डिस्क्राइब करना है। पर्सन, प्लेस और टाइम, 3 बातों पे डिस्क्राइब कर लो उसको, है ना। तो सारे बच्चे याद रखना, ये 3 चीजों पे हम डिस्क्राइब करते हैं किसी भी डिजीज को, किसी भी बीमारी को। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे जाननी है आपको, यहाँ पे 2 चीजें होती है। वन इज द केस रिपोर्ट, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टडी के अंदर 2 चीजें होती है, 2 पार्ट्स होते हैं इसके। वन इज द केस रिपोर्ट, 2 टाइप मान लो, एंड सेकंड इज द केस सीरीज, है ना। केस रिपोर्ट एंड केस सीरीज 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केस रिपोर्ट एंड केस सीरीज। सारे बच्चे ध्यान से देखना, अगर मैं केस रिपोर्ट की बात करूं, केस रिपोर्ट एक इंडिविजुअल स्टडी होती है, इज ए काइंड ऑफ इंडिविजुअल केस स्टडी। इसको इंडिविजुअल केस स्टडी बोलते हैं, जो अकेले बंदे पे करी जाती है। इंडिविजुअल केस स्टडी, केस रिपोर्ट स्टडी है, रिपोर्ट स्टडी है इंडिविजुअल। और जो कि फील्ड है, केस सीरीज है। जब हम बहुत सारी केस रिपोर्ट को इकट्ठा कर देते हैं उसको केस सीरीज बोला जाता है ना। केस सीरीज बहुत सारी केस रिपोर्ट को इकट्ठा करते हैं, एन एग्रीगेशन ऑफ, है ना, बहुत सारे एग्रीगेशन ऑफ केस रिपोर्ट, है ना। एन एग्रीगेशन ऑफ केस रिपोर्ट इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? केस सीरीज बोलते हैं बच्चों। उसको क्या बोलते हैं? केस सीरीज बोलते हैं।
ठीक है, तो ये बातें भी क्लियर हो गई है ना, ये 2 पॉइंट भी क्लियर हो गए, केस रिपोर्ट और केस सीरीज। देखो यहां पे सबसे जरूरी चीज जो मैं आपको बताऊं बच्चों, अगर अपने बात करें पर्सन प्लेस और टाइम की, है ना, अगर अपने पर्सन प्लेस और टाइम की बात करें बच्चों, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, पर्सन को समझना, प्लेस को समझना, टाइम को समझना, टाइम के हिसाब से बीमारियां बहुत आसान है, कोई सर्दियों में हो रही है, कोई विंटर में हो रही है, कोई गर्मियों में हो रही है, कोई बड़ी बात नहीं इसको समझना, है ना, सबका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है ना, कुछ बीमारियां स्प्रिंग में होगी, कुछ विंटर में होगी, कुछ समर में होगी, है ना। प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ बीमारियां आपको कहीं किसी जगह पे देखने को मिलती है, कुछ किसी जगह पे देखने को मिलती है, जैसे कुछ बीमारियां एक्सोटिक है इंडिया में, जैसे येलो फीवर आपको ये इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ बाहर देखने को मिलता है ना, रेबीज बाहर नहीं है, इंडिया में देखने को मिलता है, तो पर प्लेस पे भी डिपेंड करती है कुछ बीमारियां। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें समझना है दैट इज पर्सन, सिर्फ आपको इस ट्रेंड को समझना है, सिर्फ आपको पर्सन ट्रेंड को समझना है, पर्सन टू पर्सन बीमारियां कैसे वेरी करती है, पर्सन टू पर्सन बीमारियां कैसे हो सकती है। बच्चों देखो पर्सन टू पर्सन समझना बड़ा ही आसान है इस बीमारी को, है ना। मैं एक बहुत खूबसूरत सा एग्जांपल दे देता हूं आपको, पर्सन के हिसाब से डिजीज को आप कैसे समझ सकते हो। अगर आपको समझना है, मान लो एक सिंगल कुआं है गांव के अंदर, या कुआं छोड़ो, आप में से 20 बच्चे थे, 20 बच्चे हॉस्टल में रहा करते थे, आप 20 के 20 एक साथ किसी शादी में खाना खाने चले गए, एक साथ 20 जने खाना खाने चले गए, तो एक साथ 20 जने खाना खाने गए हो तो बेसिक सी बात है 20 के 20 फूड पॉइजनिंग होगी, तो एक साथ पूरी शादी पूरी बारात बीमार हुई, पूरा खाना खराब था, पूरी बारात एक साथ बीमार हुई, एक साथ आप भर्ती हुए, एक साथ आप लोग वापस आ गए, एक साथ भर्ती हुए, एक साथ सही होके वापस आ गए। समझ रहे हो, यहाँ पे सिंगल एक्सपोजर है, सेम एक्सपोजर था, सेम एक्सपोजर से आप लोग एक्सपोज हुए, सेम जगह पे आप एक्सपोज हुए, एक ही जगह आपने खाना खाया, फूड पॉइजनिंग, तो एक एग्जाम्पल है ये। वहीं आप एक कुएं का एग्जांपल ले लो, कंटामिनेटेड वेल, कुएं का एग्जांपल ले लो, उस कुएं के अंदर कोलेरा फैल रहा है, मान लो कोलेरा का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर, तो कोलेरा के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सपोजर तो सिंगल है कि एक ही एक्सपोजर है, एक ही कुआं है, बट उसमें मल्टीपल सोर्सेज हो गए हैं, सोर्सेज मल्टीपल एक्सपोजर, यूं मान लो कुआं एक अकेला है, बट उससे बीमार होने वाले बहुत सारे लोग हैं, है ना, इस गांव का भी बीमार हो सकता है, उस गांव का भी बीमार हो सकता है, कोई घूमता फिरता वहां से जा रहा है वो भी बीमार हो सकता है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो पर्सन से रिलेटेड है, जो मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा एग्जांपल के साथ। अभी हम आगे बढ़ते हैं, अभी हम अगली बीमारी की तरफ, अगली एनालिटिकल स्टडीज की तरफ चलते हैं, ठीक है। पहले डिस्क्रिप्टिव स्टडी हो गई, सेकंड पे चलते हैं एनालिटिकल स्टडी, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, है ना, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। बी है एनालिटिकल स्टडी, एनालिटिकल स्टडी। देखो एनालिटिकल स्टडीज की बात करते हैं, एनालिटिकल स्टडीज के अंदर सारे बच्चे याद रखना, मेन काम जो होता है हमारा, है ना, रीजन ढूंढना है, व्हाई एंड हाउ डिजीज अकर, ठीक है। इसके अंदर हम रीजन ढूंढते हैं, रीजन व्हाई एंड हाउ डिजीज अकर, हाउ डिजीज अकर, डिजीज हो कैसे रही है, व्हाई एंड हाउ, ये मेन काम इसके अंदर हम करते हैं एनालिटिकल स्टडीज के अंदर, सारे बच्चे याद रखना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एनालिटिकल स्टडीज में मेन काम होता है कंपैरिजन का। एनालिटिकल स्टडीज के अंदर हम लोग कंपेयर करते हैं, वी कंपेयर, है ना, यहाँ पे पूरा खेल कंपैरिजन का है, जबकि डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हम कंपेयर नहीं करते, हम एनालिटिकल स्टडीज में कंपेयर करते हैं, है ना, हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं जो बीमारी से जूझ रहे हैं और जो बीमारी से नहीं जूझ रहे, तो वी कंपेयर बिटवीन डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज, है ना, डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज को हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी स्टडीज है, बेसिकली 4 स्टडीज है हमारे पास, एनालिटिकल स्टडीज के अंदर ही आती है। जो सबसे पहली है कोहोर्ट स्टडी, सबसे पहली है, सारे बच्चे ध्यान से देखना, इसमें सबसे पहली आती है एनालिटिकल स्टडी में कोहोर्ट स्टडी, COHORT, कोहोर्ट स्टडी, ठीक है। इसी के अंदर आती है क्रॉस सेक्शनल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, इसी के अंदर आती है आपकी तीसरे नंबर पे केस कंट्रोल स्टडी, इसी के अंदर आप पे आती है इकोलॉजिकल स्टडी, चारों स्टडीज इसी के अंदर आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, 5 स्टार टॉपिक है आप लोगों का, ठीक है, 5 स्टार टॉपिक है। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट इंटरवेंशनल स्टडीज, इंटरवेंशनल और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में हम डिटेल में भी जाएंगे नहीं, हम पहले इसको कंप्लीट करेंगे इन चारों स्टडीज को, क्योंकि ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको फटाफट से एक बार रिवाइज रीड करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, फटाफट से इसको रीड करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, जल्दी से रीड करो इसको, फटाफट 2 मिनट, 1 मिनट है तुम्हारे पास,
1 मिनट है तुम्हारे पास, फटाफट से रीडिंग मार लो, फटाफट से रीडिंग मार लो। अरे जल्दी जल्दी जल्दी। आई थिंक जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ रखा है उनको तो बहुत आसान लग रहा होगा। हाँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, बट घबराओ मत, है ना। ये सब सीखने के बाद आपको मजबूर हो जाओगे आप पढ़ने के लिए कि जाके देख के तो आए सर ने ऐसा क्या पढ़ाया जो इतनी आसानी से सबको समझ आ गया। चलो अगली बात करते हैं, इन चारों स्टडीज को एक साथ जानते हैं, है ना। कोर्स स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी, इकोलॉजिकल स्टडी। आ जाओ मेरे साथ एक टेबल बनाएंगे बड़ा सा, और हम इन चारों स्टडीज को एक साथ रिवाइज करेंगे एक टेबल के अंदर, है ना। तो लिखो भैया, सबसे पहले आप लोग लिखो मेरे साथ, एक टेबल बनाना है, पेज को हॉरिजॉन्टल ले लो, हॉरिजॉन्टल ले लो। सबसे पहले लिखे क्रॉस सेक्शनल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी पहले नंबर पे। क्रॉस सेक्शनल स्टडी के बाद दूसरे नंबर पे लिखना है केस कंट्रोल स्टडी, केस कंट्रोल। तीसरे नंबर पे लिखना है कोहोर्ट स्टडी, और लास्ट नंबर पे लिखना आप लोगों को दैट इज इकोलॉजिकल स्टडी। एक साथ चारों को पढ़ लेंगे, चुटकियों में याद हो जाएगा। और ये टेबल आपका 5 स्टार टेबल है एग्जाम के लिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला सवाल है, जो आपके एग्जाम में मैक्सिमम बार पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। देखो क्रॉस सेक्शनल स्टडी, केस कंट्रोल, कोहोर्ट, इकोलॉजिकल, 4 स्टडी। सबसे पहले इनके और अलग अलग नाम कौन कौन से हैं, ऑल्सो कोल्ड एज, इनको और क्या क्या बोलते हैं। देखो क्रॉस सेक्शनल स्टडी को हम स्नैपशॉट ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं, कि हमने एक पिक्चर ली पॉपुलेशन की, स्नैपशॉट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, स्नैपशॉट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कि आपने एक पॉपुलेशन की एक पिक्चर क्लिक कर ली, वहां पे पिक्चर क्लिक करने का मतलब जितने लोग एट द पॉइंट ऑफ टाइम वहां पे खड़े थे, जितने लोग वहां पे आपको खड़े हुए दिख रहे थे, वो सारे लोगों को आपने वहां पे देख लिया, वहां पे आपने रिकॉर्ड किया, है ना। उन सभी लोगों में क्या बीमारी है, कौन बीमार है, कौन बीमार नहीं है, वो सारी चीजें आपने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वहीं पे देख ली, दैट इज स्नैपशॉट ऑफ स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी को हम उल्टी स्टडी बोलते हैं, तो इसका नाम पड़ गया रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। क्यों उल्टी स्टडी बोलते हैं, अरे मैंने क्लास में कई बार बताया तुम्हें, केस कंट्रोल को उल्टी स्टडी इसलिए बोला जाता है कि हम हमेशा पहले कारण ढूंढते हैं, कारण से हम बीमारी की तरफ बढ़ते हैं, है ना। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम बताते हैं जी डायरिया हो रहा है, पेट दुख रहा है, और जी बुखार आ रहा है, फीवर आ रहा है, दिन में 3 बार आ रहा है जी, सर्दी लग के बुखार आ रहा है, फिर वो बीमारी का डायग्नोसिस बनाता है। कभी हम जाके डॉक्टर को ऐसे बोलते हैं जी डॉक्टर टाइफाइड हो रहा है, बीमारी दवाई दे दे, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। कभी पहले हम कारण बताते हैं, कारण से डायग्नोसिस की तरफ बढ़ते हैं, ये सीधा तरीका है। केस कंट्रोल स्टडीज के अंदर हम पहले बीमारी को ढूंढ लेते हैं, बीमारी को पकड़ लिया, डायबिटीज, मान लो एक डायबिटीज का पेशेंट मैंने ले लिया, अब मैं डायबिटीज क्यों हो रही है, क्यों क्या क्या कारण है डायबिटीज के, तो पहले डायबिटीज को पकड़ लिया, उसके बाद उसके कारण जानता हूं। तो मैं यहाँ पे हमेशा उल्टा चलता हूं, है ना। यहाँ पे मैं पहले डिजीज पकड़ता हूँ, डिजीज से कोज की तरफ जाता हूँ, तो ये उल्टा काम है, इसलिए इसको रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी बोलते हैं। कोहोर्ट स्टडी सीधा तरीका है बिल्कुल, कोज से इफेक्ट की तरफ या कोज से डिजीज की तरफ जाना, तो इसको हम प्रोस्पेक्टिव स्टडी बोलते हैं, है ना, इसको हम प्रोस्पेक्टिव स्टडी बोलते हैं। इकोलॉजिकल स्टडी को हम लोग कोरिलेशनल स्टडी बोलते हैं, कोरिलेशनल, है ना, कोरिलेशनल स्टडी इसको बोला जाता है, क्योंकि ये रिलेशन एस्टेब्लिश करती है दो बड़ी बड़ी कंट्रीज की स्टडीज के बीच में। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। फिर आती है यूनिट, मास्टर इनकी यूनिट बता दो, है ना। यूनिट पे बात करते हैं, यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट क्या रहने वाली है इन स्टडीज की। तो देखो यार, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में भी यूनिट इंडिविजुअल होता है ना, इंडिविजुअल इंसान होता है। सेम टू सेम केस कंट्रोल स्टडी में भी यूनिट इंडिविजुअल है ना, डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज खेलते हैं हम। कोहोर्ट स्टडी में भी इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है। एंड फाइनली इकोलॉजिकल स्टडी में जब हम पूरी कंट्रीज को रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो यूनिट है वो पॉपुलेशन होगा, यहाँ पे यूनिट आपकी पॉपुलेशन होती है, यहाँ पे आपकी यूनिट इंडिविजुअल नहीं होती है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन गए, इकोलॉजिकल स्टडीज में यूनिट जो होती है वो पॉपुलेशन होती है, बाकी सारी जगह यूनिट इंडिविजुअल होती है। दूसरा क्वेश्चन ये बन गया। फिर आता है तीसरा, स्टार्ट कहां से करें, इन स्टडीज को शुरू कहां से किया जाता है ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट विद। तो तीसरा लिखो स्टार्ट विद। देखो अगर मैं बात करूं स्टार्ट विद, क्रॉस सेक्शनल स्टडी को स्टार्ट किया जाता है टोटल पॉपुलेशन से, जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है, जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन है, वहां से स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। केस कंट्रोल स्टडी की बात करें, केस कंट्रोल स्टडी को शुरू किया जाता है डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज। केस का मतलब होता है डिजीज, केस का मतलब होता है डिजीज वर्सेस कंट्रोल का मतलब होता है नॉन डिजीज। तो केस कंट्रोल स्टडी में हम खेलते हैं डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज, हम कंपेयर करते हैं जिसको बीमारी है उसको, जिसको बीमारी नहीं है उसको।
कोहोर्ट स्टडी के अंदर हम लोग रिस्क फैक्टर से खेलते हैं, है ना, रिस्क फैक्टर से खेलते हैं, रिस्क फैक्टर, है ना, या फिर एक्सपोज वर्सेस नॉन एक्सपोज, एक्सपोज्ड वर्सेस नॉन एक्सपोज, ठीक है, रिस्क फैक्टर, एक्सपोज वर्सेस नॉन एक्सपोज। एंड फाइनल आता है बच्चों, फाइनल आता है इकोलॉजिकल स्टडी। इकोलॉजिकल स्टडीज के अंदर हम चेक करते हैं कोरिलेशन, है ना, वो भी किसके, वेरिएबल्स के, कोरिलेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। इकोलॉजिकल स्टडी बेसिकली दो बड़ी बड़ी कंट्रीज के बीच का डाटा होता है बच्चों। आज मैं इंडिया को और मान लो यूएसए को कंपेयर कर रहा हूं, है ना, कम्युनिकेबल डिजीज के मामले में, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के मामले में, है ना, क्या क्या प्रेवलेंस है, क्या क्या प्रेवलेंस रेट है आपके बीमारियों में, ये सारी चीजें मैं चेक कर रहा हूँ। दैट इज कोरिलेशन, वेरिएबल्स को कोरिलेट करना, ठीक है। तो इकोलॉजिकल स्टडीज में हम ये काम करते हैं। उसके बाद आता है यूज क्या है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं अब लिखने जा रहा हूं, दैट इज यूज। इन सब का यूज क्या है बच्चों, क्रॉस सेक्शनल स्टडी से हम प्रेवलेंस कैलकुलेट कर पाते हैं, है ना, हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी से किसी भी स्टडी का प्रेवलेंस चेक कर पाते हैं। फिर आता है केस कंट्रोल स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देता है जिसको बोलते हैं ओड्स रेशो, जिसको क्या बोला जाता है, ओड्स रेशो या क्रॉस प्रोडक्ट रेशो, क्रॉस प्रोडक्ट रेशो। बात समझ में आई? तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट रेशो या ओड्स रेशो बोलते हैं बच्चों, ये भी याद रखना। फिर आता है कोहोर्ट स्टडी। कोहोर्ट स्टडी हमें रिस्क रेशो देता है। कोहोर्ट स्टडी से हम रिस्क रेशो कैलकुलेट करते हैं, रिस्क रेशो, है ना, एट्रीब्यूटेबल रिस्क कैलकुलेट करते हैं, पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क कैलकुलेट करते हैं। प्लीज फुल फॉर्म लिखना, AR का मतलब एट्रीब्यूटेबल रिस्क, PAR का मतलब पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। ये तीनों चीजें हम किससे कैलकुलेट करते हैं, कोहोर्ट स्टडी से कैलकुलेट करते हैं। और इकोलॉजिकल स्टडी से हमें क्या मिलेगा, जल्दी से बताओ, इकोलॉजिकल स्टडी से हमें क्या मिलेगा, सेम चीज मिलती है, कोरिलेशन ऑफ वेरिएबल्स, कोरिलेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, कोरिलेशन ऑफ वेरिएबल्स हमें इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलो लिखो इसको, और स्टार्ट विद के अंदर सेम चीज लिख दी ऊपर भी, इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ, इस चीज को थोड़ा सा हटा देता हूँ। कोरिलेशन ऑफ वेरिएबल्स मिलता है, यहाँ पे ही नीचे लिखना था। यहाँ पे हम स्टार्ट किससे करते हैं, डाटा से करते हैं, है ना, डाटा, जो भी डाटा अवेलेबल है कंट्रीज के पास उससे शुरू करते हैं। तो ये चीज एक चेंज कर लेना प्लीज। यूज हो गया। यूज के बाद एरर, बायस देख लेते हैं, कौन कौन से बायस देखने को मिलते हैं भैया, कौन कौन से एरर कौन कौन सी स्टडीज में हमें देखने को मिलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन कौन से एरर कौन कौन सी स्टडीज में देखने को मिलते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी में सबसे पहले हमें सिलेक्शन बायस देखने को मिलता है, सिलेक्शन बायस देखने को मिलता है। दूसरा आता है केस कंट्रोल स्टडी में कौन सा बायस देखने को मिलता है, कौन सा बायस, रिकॉल बायस देखने को मिलता है, रिकॉल बायस देखने को मिलता है। तीसरा आता है कोहोर्ट स्टडी बच्चों। कोहोर्ट स्टडी के अंदर कौन सा बायस देखने को मिलता है, कौन बताएगा? कोहोर्ट स्टडी के अंदर हमें होवेथ्रोन या एट्रिशन बायस देखने को मिलता है ना। कोहोर्ट स्टडी में हमें एट्रिशन बायस या होवेथ्रोन इफेक्ट देखने को मिलता है, होवेथ्रोन इफेक्ट देखने को मिलता है। एंड फाइनली इकोलॉजिकल स्टडी में हमें इकोलॉजिकल फैलेसी देखने को मिलती है, इकोलॉजिकल फैलेसी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बायस और एरर हैं जो हमें अलग अलग स्टडीज में देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एडवांटेज देखते हैं, एडवांटेज, है ना, एडवांटेज क्या क्या है इन स्टडीज के। तो एडवांटेज देख लेते हैं फटाफट। तो अगले पेज पे लिख रहा हूं, आप इसी के नीचे कंटिन्यू करना, मेरे पास पेजेस नहीं है इसलिए मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं, है ना। एडवांटेज क्या क्या है इन स्टडीज के, एडवांटेज, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहीं से बनता है एडवांटेजेस के ऊपर। तो सबसे पहला आता है हमारा स्नैपशॉट वाला, है ना। सबसे पहला क्रॉस सेक्शनल स्टडी का एडवांटेज क्या है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी का एडवांटेज है कि हम दो चीजें पता लगा सकते हैं। एक तो बर्डन ऑफ डिजीज पता लगा सकते हैं इससे हम, एक तो इससे हम बर्डन ऑफ डिजीज पता लगा सकते हैं, बर्डन ऑफ डिजीज, किसी भी कम्युनिटी में किसी भी पॉपुलेशन की बर्डन ऑफ डिजीज पता लगा सकते हैं। दूसरा प्रेवलेंस पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो दो चीजें यहां पे हमें पता लगती है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी के एडवांटेज है। दूसरा आता है केस कंट्रोल।
केस कंट्रोल स्टडीज में हम मल्टीपल रिस्क फैक्टर का पता लगा सकते हैं। सारे बच्चे लिखना, केस कंट्रोल स्टडीज के अंदर मल्टीपल रिस्क फैक्टर कैन बी असेस्ड। केस कंट्रोल स्टडीज में मल्टीपल रिस्क फैक्टर का पता लगाया जा सकता है। प्लीज मार्क माय वर्ड्स, मल्टीपल रिस्क फैक्टर कहां पे पता लगाया जा सकता है? केस कंट्रोल स्टडीज के अंदर। केस कंट्रोल स्टडीज से रेयर डिजीज की स्टडीज की जा सकती है, रेयर डिजीज को इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है केस कंट्रोल स्टडी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है। और केस कंट्रोल स्टडी इफेक्ट टू कोज की तरफ जाती है हमेशा। कहां जाएगी? इफेक्ट टू कोज की तरफ जाती है, याद रखना। और केस कंट्रोल स्टडी लेस एक्सपेंसिव होती है, लेस एक्सपेंसिव भी होती है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। कोहोर्ट स्टडी की बात करें तो कोहोर्ट स्टडीज के अंदर मल्टीपल आउटकम्स को असेस किया जा सकता है। मल्टीपल आउटकम्स कैन बी असेस्ड, है ना। बहुत सारे आउटकम्स को असेस किया जा सकता है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। यहाँ पे हम लोग रेयर रिस्क फैक्टर की स्टडी कर सकते हैं। कोहोर्ट स्टडी हमें क्या बताता है? रेयर रिस्क फैक्टर की स्टडी कर सकते हैं हम यहाँ पे, है ना। रेयर रिस्क फैक्टर की स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे हम कोज टू इफेक्ट की तरफ जाते हैं, कोज टू इफेक्ट की तरफ जाते हैं। कोहोर्ट स्टडी में हम फॉलो अप करते हैं, इसलिए स्टडी एक्सपेंसिव होती है। ये स्टडी कैसी होती है? एक्सपेंसिव होती है कोहोर्ट स्टडी। तो ये सब कोहोर्ट स्टडी के बारे में आपको जानना है ना। ये सब कोहोर्ट स्टडी के बारे में आपको जानना है। और कोहोर्ट स्टडी से एक बात और याद रखना, इंसिडेंस कैलकुलेट किया जा सकता है। कोहोर्ट स्टडी हमें इंसिडेंस के बारे में बताती है। प्लीज मार्क माय वर्ड्स, कोहोर्ट स्टडी हमें किसके बारे में बताती है? इंसिडेंस के बारे में बताती है। तो इंसिडेंस कैलकुलेट किया जा सकता है। लास्ट आता है बच्चों आप लोगों का इकोलॉजिकल स्टडी। इकोलॉजिकल स्टडी का मेन एक ही फायदा है कि ये पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी होती है। ये पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी होती है, समझ आई क्या कहानी यहाँ तक? क्या ये पूरा चार्ट कर लोगे? जिसने चार्ट याद कर लिया ना, बस समझ जाना, सारा काम हो जाएगा। जिसने ये मेन चार्ट याद कर लिया उसको एपिडेमियोलॉजी के लगभग 80 to 90% एमसीक्यूज जो है वो आप लोग कर पाओगे इस चार्ट से। देखो इतना बड़ा टॉपिक है, उसको पूरा एक्सप्लेन करना 30 मिनट में इम्पॉसिबल है, बट मैंने पूरी कोशिश करी जितने एमसीक्यूज बन सकते हैं वो सारे एमसीक्यूज मैं कवर करवाऊँ यहाँ पे एक चार्ट के अंदर। और मैंने वो फ्लो चार्ट आपको बनवाया और कुछ इंपॉर्टेंट शुरुआती बातें बताई एपिडेमियोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो ये कुछ एपिडेमियोलॉजी के बारे में इंटरेस्टिंग बातें थी। ठीक है, और लगभग काफ़ी सारी बातें मैंने बता दी आप लोगों को इसके बारे में। ठीक है, तो ठीक है, ये सारी बातें एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड थी जो मैंने आप लोगों को बताई एक छोटी सी क्लास के अंदर। उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये पसंद आया हो पार्ट तो कमेंट कर देना पार्ट 2 के लिए, है ना। मैं पार्ट 2 के अंदर बाकी बची हुई जितनी एपिडेमियोलॉजी है वो सारी भी करवा दूंगा 30 मिनट के अंदर। तो 1 घंटे में हमारी एपिडेमियोलॉजी कंप्लीट रिवाइज हो जाएगी। तो जितने ज़्यादा कमेंट मिलेंगे उतने चांसेस ज़्यादा है पार्ट 2 आने के। तो लास्ट में बताइएगा जरूर आपको कैसा लगा ये प्यारा सा सेशन एंड कितना अच्छे से आप रिवाइज कर पाए इस सेशन में। और इस सेशन के अंदर अगर आपको पार्ट 2 चाहिए एपिडेमियोलॉजी का तो वो भी आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगले खूबसूरत से अध्याय में। तब तक के लिए पढ़ते रहे, मचाते रहे मेरे लड्डू पेड़ो। प्लीज एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना हमें। जो चीज हमने पढ़ ली एक बार जो हमने पढ़ ली, रिवाइज कर ली, एमसीक्यूज कर ली, उसके बाद एक भी सवाल गलत होता है तो फिर ये हमारी कमी है। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं आप सभी से अगले खूबसूरत अध्याय के अंदर, अगले खूबसूरत से पार्ट 2 के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।